हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग व प्रत्यय। उपसर्ग व प्रत्यय ये हमारे हिंदी व्याकरण का एक अहम भाग है। इससे हमारे टेट एवं सीटेट में भी कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं तथा अगर हम बात करें तो जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं उसमें भी उपसर्ग व प्रत्यय से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं या फिर प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा या प्रत्यय की परिभाषा या फिर संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या और उर्दू में उपसर्गों की संख्या। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग जो दो शब्दों से मिलकर बना है पहला है उप और दूसरा है सर्ग। जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। इस प्रकार अगर हम उपसर्ग की परिभाषा या फिर अगर हम उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी नए शब्द के समीप आकर एक नए शब्द की रचना करना या फिर एक नए शब्द का निर्माण करना। अभी हम देखेंगे उपसर्ग के नाम, यानी कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें उपसर्ग के अलावा उपसर्ग ना देकर हमें इसके अनेक नामों से इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर हमें अनेक नामों के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम सही प्रकार से उसका उत्तर नहीं दे पाते। उपसर्ग को कभी-कभी आदि प्रत्यय के नाम से भी पूछा जाता है, यानी कि आदि प्रत्यय क्या है? और इसका जो दूसरा नाम होता है वो है व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। पहला है आदि प्रत्यय तथा दूसरा है व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय तथा जो तीसरा नाम है वो है रचनात्मक प्रत्यय। रचनात्मक प्रत्यय। तो इस प्रकार से हम कहें तो उपसर्ग के ये तीन नाम भी हैं जो पूछे जाते हैं। कभी-कभी उपसर्ग को आदि प्रत्यय के नाम से पूछ लिया जाता है या फिर कभी-कभी इसको व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय के नाम से पूछा जाता है और कभी इसको रचनात्मक प्रत्यय के नाम से पूछा जाता है। यानी हम कहें तो इन तीनों का अर्थ ही उपसर्ग होता है। अभी हम आगे देखेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। अब हम देखेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है या फिर उपसर्ग किसे कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आरंभ में लगकर उसमें विशेषता ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग का कार्य यही है कि वे किसी भी शब्द के आरंभ में लगते हैं या तो उस शब्द में विशेषता ला देते हैं, यानी उस शब्द को और विशेष बना देते हैं या फिर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग के। तो अब हम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखेंगे या फिर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो इसका जो तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे है पराजय। पराजय की अगर हम बात करें तो कभी-कभी ये शब्द देकर भी पूछा जाता है कि पराजय में कौन-सा उपसर्ग है या फिर पराजय का क्या अर्थ है? ऐसे अगर उपसर्ग की बात करें तो पराजय में अगर उपसर्ग पूछा गया तो इसमें परा उपसर्ग है। जैसा हमने देखेंगे कि उपसर्ग का एक नाम आदि प्रत्यय भी है, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है तो वह उपसर्ग ही है। तो इसमें अगर उपसर्ग की बात करें, अगर इसमें पराजय में पूछा जाता है कि इसमें कौन-सा उपसर्ग है, तो इसमें परा उपसर्ग है, यानी परा उपसर्ग का प्रयोग है। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा उदाहरण है हमारा प्रख्यात। प्रख्यात देकर कभी पूछा जाएगा कि इसमें कौन-सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार से जो अभी इसके परिभाषा में ऐसे बताया गया है कि उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसमें विशेषता ला देते हैं, यानी उस अर्थ के महत्व को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं या फिर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ख्यात का अर्थ होता है प्रचार या प्रचलन के रूप में हम मान सकते हैं। तो इसमें प्र उपसर्ग लगने के कारण यह इसकी महत्व या फिर इसकी विशेषता और भी अधिक बढ़ गई है। तो इसमें प्रख्यात में अगर पूछा जाए तो इसमें प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग लगने से इसकी विशेषता और अधिक बढ़ गई है। देखेंगे तो अगला है हमारा अपकीर्ति। अपकीर्ति देकर जैसे हमसे पूछा गया कि अपकीर्ति में कौन-सा उपसर्ग है, तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि अपकीर्ति में अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग
कीर्ति शब्द के पहले आया है, यानी फिर हम देखें तो इसके अर्थ को ही बदल दिया। जिस प्रकार से इसमें कीर्ति का अर्थ होता है कि प्रकाश, तथा अगर हम देखें तो अप उपसर्ग लगने से अपकीर्ति का अर्थ एक अपमान के रूप में लिया जा सकता है। या फिर हम अगर हम बात करें तो कभी-कभी पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या फिर हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, या फिर उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में अगर हम कहें तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, और हिंदी में कुल 10 उपसर्ग होते हैं। तथा अगर उर्दू में बोलें, यानी कि उर्दू में कुल 19 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों के नाम अभी हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि संस्कृत के 22 उपसर्गों के नाम क्या हैं, या फिर हिंदी के 10 उपसर्ग के नाम क्या हैं, या फिर उर्दू के 19 उपसर्ग के नाम क्या हैं। कभी-कभी ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, या हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, और उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं। तो हम संस्कृत में देखेंगे कि संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में जो हमारा 9वां और 10वां होता है, संस्कृत कु और क और सु व स। कहीं हिंदी में 12 उपसर्ग बताए जाते हैं, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो कु और क है, ये दोनों अलग उपसर्ग हैं, तथा ये दोनों सु और स भी अलग उपसर्ग हैं। लेकिन अधिकतर स्थानों पर हमें यही देखा जाता है कि हिंदी में कुल 10 उपसर्ग होते हैं, यानी कु उपसर्ग के अंतर्गत ही का आता है, तथा सु उपसर्ग के अंतर्गत ही सा आता है। तो इस प्रकार हमारे हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। विस्तार से हम इनके नाम के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इनके नाम कौन से हैं, यानी संस्कृत उपसर्ग और हिंदी व उर्दू उपसर्ग के नाम। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रत्यय क्या है। हमने उपसर्ग देखा, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय के बारे में, यानी प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द में विशेषता ला देते हैं, या फिर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय हम जैसे देखेंगे कि हमारा शब्द है एक रात भर, इसमें अगर हम प्रत्यय की बात करें तो इसमें भर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो भर प्रत्यय यानी कि इसमें इसका जो मूल शब्द है वह है रात। रात में भर प्रत्यय लगने के कारण यह हो गया है, इसका अर्थ होता है रात भर, यानी कि पूरी रात। और हम दूसरे उदाहरण को देखेंगे तो ये है गाने वाला। गाने से अर्थ होता है, गाने वाला में अगर पूछा जाता है कि गाने वाला में कौन सा प्रत्यय है, तो गाने वाला में वाला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार गाने का अर्थ सिर्फ गाने से होता है, लेकिन इसमें वाला प्रत्यय लगने के कारण इस यह किसी भी मनुष्य या किसी भी मनुष्य की तरफ संकेत करता है, यानी कि इसका जो मूल अर्थ होता है वह बदल जाता है। तो इस प्रकार अगर हम प्रत्यय को देखें तो प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, और उपसर्ग प्रत्यय में सामान्य रूप से यही जानने वाली बात है कि उपसर्ग का प्रयोग हमेशा भी किसी शब्द के पहले होता है, तथा प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, यानी कि बहुत सारे उपसर्ग एवं प्रत्यय जो हमारे यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं बार-बार, तो उसको अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यूपी टेट में, यानी कि हम कहें तो 2017 में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि घुमक्कड़, यानी कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। इस प्रकार अगर हम देखें तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय आता है, इसका जो सही ऑप्शन था वह था अक्कड़। और जो दूसरा, इस प्रकार से अगर हम उपसर्गों की बात करें तो उपसर्ग में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि, तो अभी हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ शब्दों के बारे में यहाँ देखेंगे। जैसे है अत्यंत, या फिर अपमान, या फिर दुरावस्था। तो अगर इस प्रकार से हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, यानी अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो अत्यंत में जैसे अत्यंत हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, अति और अंत, यानी कि हम इसमें देखें तो इसमें अति उपसर्ग है। अपमान में जैसे हम देखें तो यहाँ पे अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तथा अगर हम दुरावस्था की बात करें तो इसमें दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ हमारे इम्पोर्टेंट उपसर्ग व प्रत्यय थे।
अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमने कहा था कि हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि उपसर्ग यानी संस्कृत, हिंदी व उर्दू उपसर्ग के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे संस्कृत के 22 उपसर्ग तथा हिंदी के 10 उपसर्ग और उर्दू के 19 उपसर्गों के नाम दिए गए हैं। उपसर्गों के नाम याद करने से हमें ये फ़ायदा होता है, कभी-कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अति उपसर्ग किसका है? यानी अति संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का उपसर्ग है या फिर उर्दू का उपसर्ग है। तो अगर हम नेम वाइज़ यहाँ याद करते हैं, यानी हमें अगर सारे उपसर्गों के नाम यहाँ पर याद हैं, तो हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि यह किसका उपसर्ग है, यानी संस्कृत का उपसर्ग है या हिंदी का उपसर्ग है या फिर उर्दू का उपसर्ग है। तो इस प्रकार से अगर हमें इनके नेम याद रहते हैं, तो हम आसानी पूर्वक प्रश्न कर सकते हैं। तो ये है हमारे सारे उपसर्गों के नाम। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।